हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आज हम कक्षा 9वीं के 10वें चैप्टर व्रत को पढ़ेंगे। बहुत ही सरल सा टॉपिक है व्रत। तो देखिए व्रत क्या होता है, मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर पर एक गाय है और उसको आपने ये खूंटी है, खूंटी से बांध करके रखा है। ये रस्सी है आपकी, मान लो ये 5 मीटर लंबी रस्सी है और यहाँ पर उस गाय को बांध करके रखा है और उस गाय को कहते हैं कि तुम चलो। तो गाय यहाँ से ऐसे चलना प्रारंभ करती है। तो ऐसे से चल करके आगे बढ़ती है और बढ़ करके वापस अपने स्थान पर आ जाती है। तो उसके पैरों के निशान से जो एक बनता है वो अपना कहलाता है व्रत। ये जो बना अपना वो कहलाएगा व्रत। और यह जो व्रत होता है वो इस पूरे समतल को या जमीन को 3 भागों में बांट देता है। कैसे? तो ये जो बाहर वाला भाग होता है वो कहलाता है बहिर्भाग। नाम से पता है बहिर का मतलब बाहर वाला भाग। और जो अंदर वाला भाग होता है वो कहलाता है अभ्यंतर, अंदर का। और एक ये जो भाग होता है जिससे व्रत बना है वो कहलाता है व्रत। तो 3 भाग हो गए, ठीक है। एक तो बहिर्भाग हो गया, एक अभ्यंतर हो गया और एक व्रत। मान लीजिए देखो यह एक चूड़ी है, यह भी एक व्रत है। मैं इसको कहीं पर रखता हूँ, ये समतल पर रखा मैंने, ठीक है। तो ये भी 3 भागों में बांट रही है, एक तो बाहर वाला, एक अंदर वाला और एक जो चूड़ी ने जितनी जगह घेरी वो 3 भागों में बांटता है, ठीक है। तब यह गाय चली तो गाय के चलने से एक व्रत बना और व्रत में जो बीचों बीच का बिंदु है यह कहलाता है केंद्र। जिससे हमने गाय को बांध करके रखा था वो कहलाता है केंद्र। और उसका जो चिन्ह है उसको हम ओ से लिखते हैं, ठीक है। और ये जो रस्सी है हमारी वो उस व्रत की कहलाती है त्रिज्या, ठीक है। और उसको लिखते हैं हम 8 से। एक व्रत में हम अनेक त्रिज्या बना सकते हैं। जैसे ये मान लो मैं यहाँ से इसको मिला देता हूँ तो यह भी एक त्रिज्या है, क्योंकि इसकी भी दूरी कितनी है, 5 मीटर है। रस्सी की जो दूरी है वो तो 5 मीटर फिक्स है। मान लीजिए इसको मैं यहाँ किसी से भी मिलाऊं, हर जगह वो 5 मीटर ही होगा। तो त्रिज्या की अगर परिभाषा में बनाता हूँ तो त्रिज्या की साधारण सी परिभाषा बनती है कि जो केंद्र है उससे व्रत का कोई बिंदु है उससे मिलाओ। तो केंद्र को व्रत के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। यह उसकी साधारण सी परिभाषा है। अब मान लो ये 5 मीटर इधर है, इतना कितना मैं इधर भी बना दूं 5 मीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो हमारा कहलाती है व्यास। और वो कितना हो जाएगी, उसको कहते हैं अपन डी से दर्शाते हैं। वो कितना हो जाएगी, 5 मीटर इधर है, 5 मीटर इधर है, मतलब कितना हो गया 10 मीटर। त्रिज्या थी 5 मीटर, व्यास कितना हो गया 10 मीटर। मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। ये त्रिज्या है, उसी को अगर मैं डबल कर दूं, 2 से गुणा कर दूं तो वो क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है, ठीक है। तो यह छोटी सी जानकारी मैंने दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। उसके बाद आगे की मैं जानकारी आपको देता हूं। अभी हमने व्रत के केंद्र, त्रिज्या, व्यास सबको समझ लिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए मान लो व्रत में कोई 2 बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया। तो यहाँ से जो लाइन है, व्रत का जो भाग है वो कहलाता है चाप, ठीक है। क्या कहलाता है, चाप। और इन 2 बिंदुओं को अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सीधा मिलाऊं तो ये हमारी कहलाती है जीवा, ठीक है। अब यहां से मैंने इसको ये मिलाया तो ये चाप हुआ। तो यहां से लेकर के ये पूरा जो भाग है वह भी तो चाप हुआ, 2 चाप हो गए। तो 2 चापों को नाम में अलग अलग कैसे दूं, तो इनमें से बड़ा चाप कौन सा, ऊपर वाला है, तो उसको मैं कह देता हूं दीर्घ चाप, ठीक है। और इसको कह देता मैं लघु चाप। लघु का मतलब होता है छोटा और जो व्रत का भाग है वो चाप कहलाता है। और 2 बिंदुओं को मैं सीधा मिलाऊं तो कहलाती है जीवा। चाहे ये मिलाऊं चाहे कैसे भी मिलाऊं, चाहे ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसको मिलाया तो ये भी क्या है, तुम्हारी जीवा। ऐसा कोई सीधा मिलाना जरूरी नहीं है, आप ये बिंदु ले लो, ये बिंदु ले लो, उसको मिला दो,
ये भी क्या है, एक जीवा कहलाती है। और जो जीवा होता है वह जो व्रत को दो खंडों में बांट देता है। कैसे? तो मान लीजिए मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जीवा बना दी, तो ये जो जीवा है उसने एक खंड नीचे का बनाया, एक खंड ऊपर का बनाया, तो व्रत खंड कहलाते हैं वो। ठीक है, अब दो व्रत खंड बन गए, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। इसमें से बड़ा कौन सा है? ऊपर वाला बड़ा है, तो उसे कहेंगे हम दीर्घ व्रतखंड, और जो नीचे वाला छोटा उसे कहेंगे हम लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब देखिए जीवा को ऐसे मिलाते जाए और मान लो ये छोटी थी, उससे ये बड़ी हुई, और बड़ी कैसे होगी? यहाँ पर एक केंद्र है, ये जो है ये भी जीवा है, यह सबसे बड़ी जीवा है ना। उससे वापस ऊपर जाओगे तो वापस ये छोटी जीवा हो गई, ये साइज छोटी, ये सबसे बड़ी है। तो कहने का मतलब है जो बीचों बीच अगर जीवा बनाते हैं, जो केंद्र से होकर के जाती है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। और उससे भी जस्ट पहले मैंने बताया था कि जो केंद्र से होकर अगर ये लाइन बना रही थी, क्या है? त्रिज्या है, और ये त्रिज्या का डबल क्या है? व्यास। ठीक है, तो ये जो यह व्यास है और यह सबसे बड़ी जीवा भी है। तो प्रश्न आता है कि सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम व्यास। तो यह यहाँ पर ध्यान में रखने का है। ठीक है, तो आपको अब इसमें एक छोटी सी चीज और है। तो देखिए यहाँ पर यह केंद्र है, केंद्र से मैंने ये त्रिज्या बना दी। ठीक है, और मैं एक और त्रिज्या बना देता हूं, ये मान लो। ठीक है, तो दोनों त्रिज्याओं से यह एक खंड अलग हो गया पूरा का पूरा, तो यह कहलाता है त्रिज्य खंड। त्रिज्या जो खंड बनाती है वह कहलाता है त्रिज्य खंड। ठीक है, तो यह पूरा एक खंड अलग हो गया। इसी प्रकार जो साइड में बच गया वो भी तो एक खंड बन गया, तो वो भी त्रिज्य खंड कहलाता है। और अब भी मैंने तुमको बताया था कि जब दो भाग एक जैसे बन जाए तो एक बड़ा और एक छोटा बनता है, तो जो बड़ा बना उसे दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे, और जो छोटा बना उसे लघु त्रिज्य खंड कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो अब इसके प्रश्नावली के सवालों को हल करते हैं। प्रश्नावली 10.1 के पहला सवाल है, रिक्त स्थान भरिए। जो भी खाली स्थान है उसको हमें भरना है। पहला कह रहा है प्रश्न, व्रत का केंद्र व्रत के डैश में स्थित होता है। जो व्रत का केंद्र होता है, यह एक व्रत है, उसका जो केंद्र है वह अंदर स्थित होता है या बाहर स्थित होता है? हमें पता है अभ्यंतर स्थित होता है, अंदर की तरफ स्थित होता है। ठीक है, दूसरा है एक बिंदु जिसकी व्रत के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, व्रत के स्थित होता है कौन से भाग में? व्रत का केंद्र ये रहा और ये उसकी त्रिज्या, वो बिंदु ऐसा है जो इस त्रिज्या से भी ज्यादा बड़ा है, तो वह सीधा सा है बाहर ही जाएगा, क्योंकि त्रिज्या से छोटा होता तो अंदर होता। तो इसका आ जाएगा उत्तर बहिर्भाग में स्थित होता है। ठीक है, इसी प्रकार व्रत की सबसे बड़ी जीवा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, मैंने बताया था कि सबसे बड़ी जीवा बीच में होती है, जो केंद्र से होकर के जाती है, और वह क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। यह एक चाप है, चाप कौन सा होता है? ये व्यास बना रखा है पहले ही, और चाप ये रहा। ठीक है, तो यह जो बना इस व्यास से के सिरों से, तो क्या बन गया? आधा व्रत बन गया पूरा। ठीक है, तो है ये क्या हो जाएगा? अर्ध वृत्त बन जाएगा। ठीक है, व्रतखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। व्रतखंड, ये व्रतखंड बनाया मैंने, ये व्रतखंड जो जीवा है वो दो टुकड़े करने से व्रतखंड बना। ये वाला किस किस के बीच का भाग है? ये जीवा और यह चाप, इन दोनों के बीच का भाग होता है। तो व्रतखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। छठा है एक व्रत जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में बांटता है? तो मैंने बताया था आपको कि टोटल 3 भागों में वह बांटता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। तो बहुत सरल सा प्रश्न है यह। तो इसका दूसरा सवाल करते हैं, लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए।
ये जो प्रश्न पूछे हैं उसमें से सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा, वो हमको बताना है और उसका कारण बताना है। तो पहला कह रहा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो सही कह रहा है कि यह केंद्र है और वृत्त का कोई बिंदु ये है, उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो पहला जो है वो सत्य है, ठीक है। दूसरा कह रहा है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। एक वृत्त में समान लंबाई की, मान लो ये जीवा है जिसकी 2 मीटर की दूरी है, एक जीवा में यहाँ पर भी बना सकता हूँ, वो भी 2 मीटर की दूरी है, एक जीवा में यहाँ पर भी बना सकता हूँ, 2 मीटर की दूरी है, कैसे भी मैं किसी भी प्रकार से जीवा बना सकता हूँ, ये 2 मीटर की दूरी है। परिमित का मतलब होता है कुछ फिक्स रेस्ट, परिमित मैं यहाँ पर अनेक जीवाएं से बना सकता हूँ जो 2-2 मीटर की बनेगी। तो यह जो कह रहा है कि परिमित होती है, परिमित जीवाएं नहीं होती है, अनेक होती हैं, तो यह जो है वह गलत है, असत्य है। तीसरा कह रहा है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यह एक वृत्त है और यह कोई बिंदु है, यह 2 बिंदुओं को मिलाकर के हमने चाप बना लिया, तो यह छोटा चाप हुआ और ये जो बड़ा चाप हुआ दीर्घ चाप हुआ। अब लेकिन ये कह रहा है कि 3 बराबर चापों में, जब बराबर चापों में बांट रहे हैं तो दीर्घ और लघु होगा ही नहीं, वो भी चाप ही बराबर होंगे। तो यह जो कह रहा है दीर्घ चाप होता है वह गलत है। अपने उत्तर के कारण में तुमको लिखना पड़ेगा कि 3 बराबर चाप हम ले रहे हैं तो तीनों बराबर चाप ही होंगे, दीर्घ चाप नहीं होगा। चौथा इसका कह रहा है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो, वृत्त का व्यास होती है। वृत्त की एक जीवा, ये बीचों बीच जीवा है और उसकी त्रिज्या से, ये त्रिज्या है, त्रिज्या से डबल हो गई, ये व्यास हो गया। तो सत्य कह रहा है ये जो जीवा है वह व्यास के बराबर होती है, ठीक है, यह सत्य है अपना। पांचवा है कि त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। जो त्रिज्य खंड है, यह त्रिज्य खंड है, जीवा एवं चाप के बीच का क्षेत्र होता है। नहीं, यहाँ तो जीवा बन ही नहीं रही है, त्रिज्य खंड बन रहा है। तो जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र कौन सा होता है, ये जीवा है मान लो और ये चाप है, उसके बीच का क्षेत्र जो ये है वो तुम्हारा वृत्त खंड कहलाता है, त्रिज्य खंड नहीं कहलाता है। तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम कह रहा वृत्त एक समतल आकृति है। हाँ, वृत्त एक समतल आकृति है। मैंने ये वृत्त बनाया, ये समतल के ऊपर बनाया है, ये बाहर उभरा हुआ नहीं है, 2D है, 3D नहीं है, मतलब चिपका हुआ है या बाहर निकला हुआ नहीं है, इसलिए यह समतल आकृति है, ठीक है। तो यह बहुत ही सरल प्रश्नावली 10.1, आपने इसको अच्छे से देखा, इसको अच्छे से समझो, वृत्त को अच्छे से समझो। जय हिंद, जय भारत।